हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर का ये है एक्सरसाइज 5.3। और मैं आज एक चीज़ आपको बता दूं कि आज जो रहेगा हमारा चैप्टर 5 पूरी तरह ओवर हो जाएगा, मतलब हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 पूरी तरह क्लास 10th का खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये आप लोग की डिमांड रहेगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बहरहाल आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद 5.4 भी है, उसमें बस नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दूंगा, मतलब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के एकदम डरिएगा नहीं, काफ़ी डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की एकदम जरूरत नहीं है। डरना मुझे चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा मैं क्वेश्चन लिखना पड़ा है मुझे, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। अगर जो एपी की बात करें तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, वहाँ से सारे पार्ट आप देखिएगा। 5.1 से मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, तो आपके लिए बेनिफिट यही रहेगा कि आप प्लेलिस्ट उस पर क्लिक करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है प्रीवियस वीडियो को पाने में तो कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा डायरेक्ट। बहरहाल आपको 5.1 से एक एक क्वेश्चन मैं कराया हूँ, जो वीडियो को पूरा कंटिन्यू किया होगा उसे अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज का कराया है, ठीक है ना। तो उसका फ़ायदा लीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है इन अ स्कूल, मतलब एक स्कूल है जहाँ पे स्टूडेंट ने सोचा कि वो अपने स्कूल के, ठीक है ना, स्कूल के अराउंड मतलब चारों तरफ क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना, प्लांटिंग ट्री को प्लांट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, किस वजह से किया जा रहा है सबको पता है, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये तो खैर क्वेश्चन का कोई पार्ट ही नहीं है, ये तो साइंस की बात हो गई, सोशल साइंस की, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ से मेन बातें स्टार्ट होती हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल सेम एज क्लास इन विच, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में हैं उतने नंबर ऑफ ट्रीज आप प्लांट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, अगर आप क्लास 1 के सेक्शन से हैं तो आप कितने ट्री लगाएंगे, एक ट्री लगाएंगे, ठीक है। और आप अगर जो सेक्शन 2 से हैं तो आप कितने ट्री लगाएंगे, 2 ट्री लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कब तक करना है, क्लास 12 तक, है ना। कितने क्लास तक, अगर यहाँ पे कुछ आई थिंक गड़बड़ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखना होना चाहिए कि अगर आप क्लास 2 से हैं तो आप 2 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसे आप क्लास 3 से हैं तो 3 ट्री लगाएंगे, अगर क्लास 4 से हैं तो 4 ट्री लगाएंगे। ऐसे ही कब तक जाना है, क्लास 12 तक, 12 तक के बच्चे ट्री लगाएंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए सोल्यूशन की अगर जो हम बात करें तो आप क्लास 1 से हैं तो 1 ट्री, 2 से हैं तो 2 ट्री, और 3 से हैं तो 3 ट्री, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है, क्लास 12 तक, तो मतलब लास्ट में 12 तक। इतनी बातें समझ में आई। और ध्यान से समझिए, अब क्या कह रहा है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब ध्यान से समझिएगा, एक क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब अगर क्लास 1 है तो उसमें 3, मतलब इसके कितने में, एक सेक्शन से एक लड़का ट्री लगाया या फिर यहाँ से एक ट्री लगाया, मतलब एक क्लास में जो है 3 सेक्शन है तो 3 ट्री लगेगा, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, जैसे होता है ना क्लास फर्स्ट का फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ऐसे ही इसका है। और उसी तरह सेकंड में कितने, क्लास सेकंड वाले कितने ट्री लगाएंगे, 2, और उसमें भी उसके भी 3 सेक्शन होंगे, तो ऐसे ऐसे करके वो काफ़ी लोग ट्री लगाएंगे। आपसे पूछ कितना रहा है, हाउ मेनी ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने ट्री जो है प्लांट किए जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, अगर यहाँ पे 3 पूछता तो आप ऐड करके भी निकाल सकते थे, लेकिन 12 तक पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा है कि क्या पूछा है, आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर 3 पूछता तो आप क्या करते, यहाँ से एक 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 करके 3 ट्री, और यहाँ से 2 ट्री 2 ट्री 2 ट्री, ऐसे 2 2 4 2 6 और 3 9, ऐसे करके मतलब निकाल सकते। लेकिन 12 तक पूछा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एपी का। ये एपी दिख भी रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 - 1, मतलब कितना, 1 है। आई थिंक क्लियर हो गया हो। निकालना क्या है भाई, पहली बात तो हाउ मेनी, मतलब S12 की वैल्यू की निकालनी है, किसकी, S12 की वैल्यू, बस काम खत्म है। आ जाइए S12, और अच्छा लास्ट टर्म में यहाँ पता है, हाँ पता है, तो A/L वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, 12, तो 6 से कट गया, तो कितना हो गया, 12 1 13,
78, कितना हो जाएगा सिंपल 78। अब ध्यान से देखिए तो कितना आया S12 आया 78। ये कब आया ध्यान से समझिएगा, ये तब आया है जब पहले क्लास का मान लीजिए ये बात थोड़ी ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 पहले क्लास का लड़का एक ट्री लगाया, दूसरे क्लास का 2 लगाया, तीसरे का 3 लगाया, ऐसे करके 12 तक गए तो टोटल ट्री कितने लगे 78। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल अगर जो मैं एक ट्री वो लोग लगाते, ठीक है ना, अपने क्लास के हिसाब से तो 78 ट्री लगाते। लेकिन अभी हर सेक्शन वाले क्या कर रहे हैं, मतलब हर क्लास का 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब 3 ट्री लगाएंगे, तो उस हिसाब से टोटल ट्री कितना हो जाएगा, टोटल ट्री आई थिंक आप समझ रहे होंगे, टोटल ट्रीज विल बी 3 × 78, मतलब 8 त्रिक 24, 4 और 7 त्रिक 21 और 21 और 2 23, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 234, मतलब टोटल ट्री कितने लगाए जाएंगे 234। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। मैंने आपको बताया कि मतलब 1 से 12 तक गया था, टोटल 12 तक के बच्चों को देखना था, एक सीरीज बन गई, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू, S12 में निकालना था, S12 मैंने निकाल दिया। लेकिन हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, अगर जो नॉर्मल बोला होता ये ना दिया होता देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब ये हर एक क्लास वाले एक ट्री लगा रहे हैं अपने क्लास के हिसाब से, जैसा यहाँ बोला है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बोला है कि हर एक क्लास के 3 ट्री लगाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल प्लांटेड ट्री है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी प्लांटेड, तो टोटल प्लांटेड ट्री। समझ में आ गया है ना, क्योंकि 3 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्लांटेड बोल रहा है, मतलब हर एक क्लास के 3 लोग के जो हैं, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, और उस हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप हिम्मत नहीं करेंगे ट्राई करने की, क्योंकि क्वेश्चन है मतलब ये थोड़ा ढंग का है। बहरहाल परेशान एकदम होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि स्पाइरल मेड किया गया है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और ये स्पाइरल कैसे मेड किया गया है, इसमें डिफरेंट मतलब कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इसमें सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के बारे में हम लोग थोड़ी बातें जान लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे बोला है, क्या देख लीजिए, सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का जस्ट आधा, ये हो गया सेमी सर्कल। और इसकी रेडियस की अगर जो बात करें तो r होता है, जानते होंगे। और अगर जो इसके में देखिए यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, तो 2πr होता है। अगर मैं कहूँ सेमी सर्कल तो डिवाइड बाई 2, मतलब कट गया, कितना आया πr, मतलब जो सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस एक्चुअल में होता क्या है, लेंथ ऑफ दिस, मतलब इसकी जो लेंथ होती है यही क्या होती है एक्चुअल में, सरकमफ्रेंस होता है। जैसे अगर जो मैं पूछूं तो ये समझ में आ गया ना, सरकमफ्रेंस πr होता है। अगर मैं पूछूं रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस, तो आप सोच रहे होंगे सर रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस, तो वहाँ पे सरकमफ्रेंस नाम क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है वही सरकमफ्रेंस होता है, तो इसका क्या πr होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब डिफरेंट सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है स्पाइरल, और उसका सेंटर जो है वो दिया हुआ है। जैसे अगर जो देखो इसकी बात करें, ये एक सेमी सर्कल है कि नहीं है, बोलो, और ये सेमी सर्कल उसका सेंटर क्या है, ए है, ठीक है ना, तो यही बोला है। उसी तरह अगर जो इस वाले सेमी सर्कल की बात की जाए, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी L1 है, इसकी कितनी है, L2 है, ये एक सेमी सर्कल है, और इसका सेंटर क्या है, B है। तो ऐसे ऐसे उसी तरह इसका क्या रहा होगा, C ऐसे, मतलब डिफरेंट दिया हुआ है, उससे हमसे कोई खास कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ दिया हुआ है विथ सेंटर A ऑफ रेडियाई, मतलब जो पहला सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियाई है वो R1 है, पेन में चेंज कर लो, वो R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 0.5 सेंटीमीटर, मतलब जो पहला सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह क्या है, अगला जो है दूसरा सेमी सर्कल, उसकी कितनी है, R2 जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, बात आ रही समझ में है। उसी तरह आगे जब R3 कितना दिया हुआ है, ये वाला, तो R3 दिया हुआ है सर 1.5, मतलब ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें काज को सोचने के होते हैं। शोन इन फिगर आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड बाई
13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब टोटल कितने सेमी सर्कल हैं इसमें? इसमें तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, लेकिन टोटल ये ऐसे कितनी बार घूमा है? मतलब 13 सेमी सर्कल बना रहा है ये घूम के। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर जैसे यहाँ से जब एक बार घूमा तो इतनी खाली लेंथ कवर किया, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक घूम गया तो यहाँ पे कितने सर्कल मिल गए? सेमी सर्कल 1 2 3, तो 3 सेमी सर्कल। इसी तरह कितना वो कवर करना है? 13। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें किसी तरह एक सीरीज पहले मिल जाए। तो सीरीज कैसे मिलेगी? पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी पेरीमीटर निकाल, मतलब इतने की लेंथ हम निकालते हैं। तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? अगर r1 है तो p1 मतलब पेरीमीटर 1 कितना होता है? पाई r। तो पाई का मतलब पाई, r का मतलब 0.5। ठीक, अगर मैं कहूँ p2 तो p2 कितना हो जाएगा भाई? पाई और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, तो 1 हो गया। अगर मैं P3 की बात करूं तो P3 कितना हो जाएगा? तो सर पाई r होता है, तो r है इतना 1.5, तो 1.5 इंटू पाई हो गया। मामला क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से अगर देखिए तो P1 P2 P3 एक वो बना रहे हैं AP। क्या बना रहे हैं? AP। तो देख लीजिए AP क्या हो जाएगा? AP की वैल्यू बताओ। तो हो जाएगा आपका पाई खाली नहीं होगा, 0.5 होगा पाई। देन आगे क्या होगा? पाई हो जाएगा। आगे क्या होगा? 1.5 पाई। ठीक, ऐसे ऐसे डैश 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 चला जाएगा। कितना टोटल बनाना है सेमी सर्कल? 13। हालांकि ये 13 हमें ये नहीं पता है कि लास्ट की वैल्यू क्या होगी। लास्ट का जो रेडियस होगा वो निकल भी जाएगा, ऐसे करते चले जाओ 13 तो निकल, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि टोटल जो लेंथ होगी स्पाइरल की वो क्या होगी। मतलब हमें S क्या निकालना है? S13। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, तो S13 का सिंपल फार्मूला लगा देते हैं 13/2। ठीक है, n/2 2a प्लस 13 - 1 मतलब 12 इंटू d। यही होगा कि नहीं होगा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात कर लें a और d की। देखो तो 13/2 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 a की वैल्यू क्या होगी? सर साफ साफ लिखा हुआ है 0.5 पाई प्लस 12। d की वैल्यू कोई बताएगा भाई? d कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस मतलब पाई माइनस 0.5 पाई। होगा कि नहीं? अच्छा, तो किसी को लगे कि सर ये गलत है कि सही है, AP बन रहा है नहीं बन रहा, चेक हो जाएगा ना। देखो पाई कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 0.5, तो एक में से आधा जाएगा, कितना? 0.5 बचेगा, 0.5 पाई। उसी तरह किसी को लगे नहीं सर गलत है, तो देखो 1.5 पाई माइनस पाई कर दो, क्या कॉमन मिलेगा? 1 कॉमन मिल जाएगा, सॉरी पाई कॉमन मिल जाएगा। तो पाई से 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.5। देखो दोनों में 0.5 पाई आ रहा है बस। तो उस हिसाब से ये सिंपल कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। डी की वैल्यू कितनी समझ में आ गया ना? यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये जो हो जाएगा आपका, ये ए की वैल्यू हो गई, और डी के लिए क्या करोगे? मैं यहाँ पे करके आपको बता दिया। डी की वैल्यू 0.5 पाई। कैसे निकाला? दिस माइनस दिस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर है भाई, कुछ उसमें करना थोड़ी है। चलो भाई यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस साइड थोड़ा सा। ठीक, तो पूरे में पाई कॉमन है, तो और एक काम करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 एंड यहाँ पे 6। मामला क्लियर? तो 13 पाई कॉमन ले लिया हमने। यहाँ कितना बचा? 0.5। ओके, और यहाँ 6 पंचे 30, एक पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब प्लस में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात, और कुछ तो बचा नहीं है, पाई कॉमन ही निकल चुका है। ओके, अब यहाँ सिंपल हो गया 13, और पाई की वैल्यू कितना लेना है? 22/7 इंटू 3.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 3.5। ये कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35.5 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 इंटू 22 पंचे कितना होता है? 110 होता है। ठीक है ना, और एक डेसिमल लग जाएगा तो 11 बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा आपका 341। कितना? सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, सेंटीमीटर। मतलब जो सिंपल आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, पूरी जो एस
किसकी वैल्यू निकाले हम लोग, S13 की। वो S13 की जो सिंपल वैल्यू बन जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 143। कितना, 143। यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। देखिए नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक आपको टोटल वो बनाना था स्पाइरल, और स्पाइरल जो बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था, डिफरेंट सेमी सर्कल का यूज करके, ठीक है ना। मतलब एक इस टाइप का शेप था, एक सेमी सर्कल ये बना, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल, ऐसे 13 सेमी सर्कल मिलके बने थे, और उससे वो क्या बना रहे थे, एक स्पाइरल बना रहे थे, ठीक है। मतलब अब पूछ रहा था कि जो जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ लेंथ होगा, तो आपसे पूछ रहा था पूरा जो 13 बार घूम जाएगा ऐसे, तो बताओ वो टोटल कितनी लेंथ होगी किसकी, स्पाइरल की। क्वेश्चन समझ में आ गया। और अच्छा, अगर खाली वो एक का पूछता तो सिंपल हम इसका क्या निकाल देते, पेरीमीटर निकाल देते, लेकिन हमसे कितने का पूछा है, 13, तो हमें S13 की वैल्यू निकालना था। किसकी वैल्यू, देखिए S13 की वैल्यू। क्लियर। अच्छा, अब S13 निकालने के लिए हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। अब A कैसे पता होगा, पहले देखो, अगर जो हम इतने की खाली लेंथ की बात करें तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर सेमी सर्कल का, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता कितना है, पाई आर। तो पाई इसकी जो आर है, ये देखिए दिया हुआ 0.5। उसी तरह हमें इसकी अगर जो लेंथ की बात करें तो हमको कितना मिलता है, पाई आर। इसकी लेंथ दिया हुआ है रेडियस की, देखिए यहाँ पे दिया हुआ विथ रेडियस 1 दिया हुआ, तो 1 पाई हो गया। ऐसे ऐसे करके एक पूरी हमारी सीरीज मिल गई, और वो सीरीज क्या हो गई, ये हो गई। तो वहाँ से हमें A मिल गया, और D के लिए इन दोनों को माइनस कर दिया, और सिंपल पूरा कैलकुलेशन था, कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो 2 से इसको कट कर दिया, यहाँ से बचा 0.5 कॉमन ले लिया, 3.5 बचा, 7 से कट कर दिया, मल्टीप्लाई 143 सेंटीमीटर आ गया। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और या फिर क्या करिएगा, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ढंग का क्वेश्चन है, ये समझने की बात है, क्योंकि आपसे 2 चीज़ें इसमें पूछा हुआ है, और एक बार खुद से अगर जो ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब लेवल है क्वेश्चन का, ढंग का है, मतलब समझिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो सॉल्व कर ले गए, क्योंकि ये समझने में ही सब कुछ है। एक बार समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, तो समझ लो हो गया काम। देखिए क्या कह रहा है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। अच्छा, लॉग्स का मतलब क्या होता है, लॉग्स का मतलब लकड़ी के जो कट्ठे होते हैं, मतलब ऐसा समझिए लकड़ी का जो बोटा बोलते हैं ना, कि लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, उसको काट काट के छोटा छोटा ऐसे बना लिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये है मतलब 200 लॉग्स हैं टोटल। इनकी संख्या कितनी है, ये जो मतलब लकड़ी के कट्ठे हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो 200 है। कितनी है, 200। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि आधे तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि लॉग्स का क्या मतलब है। तो इसका मतलब वही है जो लकड़ी के टुकड़े ऐसे समझ सकते हैं, तो उनकी टोटल संख्या कितनी है, 200 है, ठीक है। कितनी है, 200 लकड़ी के कट्ठों की संख्या है, ठीक है। अब वो क्या किए गए हैं, किस तरीके से रखे गए हैं, टोटल कितने हैं कट्ठे, 200, और वो किस तरीके से रखे गए हैं, एक छल्ली नुमा, मतलब रो के टाइप। जैसे देखिए 20 लॉग्स, मतलब नीचे जो एकदम बोला है कहीं पे, बॉटम रो पे जो रखे गए एकदम नीचे रखे गए हैं, वो कितने रखे गए हैं, 200। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब मैं क्या, बड़ा अच्छा मेरा आर्ट है अभी, तो मैं बना भी दे रहा हूँ, लेकिन ये समझ जाओ कि नीचे 200 रखे गए हैं, सॉरी नीचे कितने रखे गए हैं, 20 रखे गए हैं। कितने लॉग्स, 20 नीचे के रो में, ठीक है। उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर जब देखा जाए तो यहाँ पे कितने रखे गए हैं, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने रखे गए हैं, 19। देखिए इन नेक्स्ट 19, तो ये 20 है इसमें मान के चलते हैं, और इसके ऊपर 19 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब पहली रो में कितने रखे गए हैं, नीचे की बॉटम की रो में कितने रखे गए, 20 लॉग्स रखे गए इकट्ठे, और उसके ऊपर 19। और उसके ऊपर जब गए तो उसके ऊपर कितने रख दिए गए, 18 रख दिए गए, ठीक है। 18 लॉग्स रख दिए गए, ऐसे सोवान ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है इन हाउ मेनी, पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेट। मतलब आपको 200 मतलब 200 लॉग्स रखना है, तो यहाँ से 20 रखिए, फिर 19 रखिए, 18, सबको जोड़ दिया जाए तो कितना रखे, 20 10 30 और 39 39 10 आपका हो जाएगा 39 10 आपका हो जाएगा 49, और 49 में 8 जो मतलब कुछ इतना हुआ। ऐसे ही आपको कितना रखना है,
200 रखना है। तो पूछ रहा है इतने को रखने के लिए तो 3 रो आया, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अगर जो 200 आपको टोटल लॉक्स रखने हैं, मतलब लकड़ी के जो बोटे रखने हैं, तो आपको कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर जो 200 लॉक्स रखने हैं 200, तो कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। पहले में कितना रखा गया 20, ठीक है, नीचे की रो में, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे ऐसे चला जा रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखिए टोटल लॉक्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 200 है। इसका मतलब Sn की जो वैल्यू है, ये देखिए दिया हुआ, क्योंकि टोटल तो हमें पता है कि टोटल लॉक्स जो हैं वो 200 ही हैं, मतलब 200 लॉक्स टोटल दिया हुआ है। इसमें कोई, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मुझे समझाना है क्वेश्चन, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं ये मुझे बताना है, ठीक है ना। तो टोटल तो 200 है, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, बस काम खत्म। अब ये मैं जो यहाँ पे अपना अच्छी वाली आर्ट बनाया हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब आप लोग समझिएगा। आप समझ गए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। सिंपल फार्मूला यूज कर लीजिए, n/2 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 200। n की वैल्यू निकाल लो बस, n/2 2, a की वैल्यू 20 + n-1, n पता ही नहीं है, n ही तो निकालना है। d की वैल्यू जल्दी बताओ भाई कितनी होगी। d की वैल्यू होगी सर 19 - 20, मतलब कितना -1। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू 200, ठीक। अच्छा अब क्या कर लें, अब क्या सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालना है। थोड़ा ध्यान से n की वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ये 2 को उधर भेज दो तो 400 हो गया, और इसको भेजो इधर करोगे तो 40n, n को अंदर भेज दो तो 22 × 40, और ये n तो है ही, n हो गया, और प्लस ये n को और अंदर भेजो तो n² और अंदर भेजो तो -n। भाई ये n आएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार -1, ठीक। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 × 400। क्लियर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। आप 9th में बहुत किए होंगे। सॉल्व n² - n, अच्छा ये कर सकते हो यहाँ पे, देखो 40n - n कितना हो जाएगा, 39n हो गया। एंड माइनस में, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ समझ लेना है, माइनस में 400, क्योंकि इधर ले आ रहे हैं हम इसको, इज इक्वल टू 0। समझ गए ना क्या किया हूँ भाई, n² यहीं पे था, ऐसे ही रहने दिया। 40n - n कितना हो जाएगा, प्लस में 39n हो गया, और इस 400 को इधर ले आया। अब 400 को ये इस तरह से फैक्टर करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 39 आ जाए। तो सिंपल जो तरीका जानते हो, 400 कैसे करेंगे, 2 1 0 0 2 0 2 25 5 5, कुछ गलत तो नहीं है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 10 में नहीं होगा, नहीं कुछ 16 × 25 हो तो गया, 5 में 25 लेना है ना, तो 16 और 25 ले लेते हैं, 2 बनेंगे आपके, 16 और 25। तो चलो कर लें, n² + 25 16 और 25, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, क्योंकि वो चीज़ माइनस में नहीं होनी चाहिए जो आपका उधर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि फैक्टर बन नहीं पा रहा था ना, तो मुझे समझ में आ गया। d की वैल्यू कितनी है, -1 है, d की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहीं पे गलती हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैं पूरा रफ ही कर दूँ, यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन फ्री हो जाइए। n/2 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो सर 20 है, तो 20 कर दिया, प्लस n-1, d की वैल्यू -1 है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 200। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं, तो वही काम है, ये इससे मल्टीप्लाई होके कितना दे देगा, 40n दे देगा। मामला क्लियर। अब ध्यान से समझना, ये एक्चुअल में क्या है, -n है, और n मल्टीप्लाई होगा तो -n²। क्लियर। और ये +1 है,
तो उधर n से मल्टीप्लाई होगी प्लस n हो जाएगा। मामला क्लियर है? और कुछ छूट तो नहीं रहा है? तो नहीं छूट रहा है आई थिंक। ये माइनस n हो गया तो माइनस n स्क्वायर हो गया प्लस n, ठीक, इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, अब करके देखते हैं। अब करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस में n स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस में 41 और n। ठीक है, क्या किया मैंने 41 हुआ और इन दोनों को किधर भेज दिया उधर, सारी चीज़ को RHS में ले जाइए और प्लस में क्या हो गया 400 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बस सॉल्व कर लो। तो अभी मैंने किया था, एक क्या बना था 16 और 25, यही तो बना था 16 और 25, हाँ ठीक था। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 मिल जाएगा, ठीक है ना, 16 85, हाँ ठीक है, और प्लस में 400 है तो 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो कहोगे सर n कॉमन है, तो n माइनस कितना बचेगा, हाँ 25 हो जाएगा। ओके, और इन दोनों में क्या कॉमन है 16 कॉमन हो जाएगा और माइनस 16 कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 16 कॉमन लगो तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 25, ठीक है। 16 से 400 को डिवाइड करना तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, मतलब n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मतलब या तो आपकी जो रो होगी, आपको पूछा क्या है, रो पूछा है ना कि कितनी रो लगेंगी अगर जो 200 आपको लॉक्स रखने हैं, ठीक है ना, नीचे की रो में 20 ऐसे करके कितनी रो लगेंगी। तो यहाँ पे रो या तो, अब तो 2 आंसर आ गया सर 25 या 16, या तो 25 रो लगेगी या तो 16 रो लगेगी। तो अगर n इज इक्वल टू 25 हम लेते हैं, जस्ट सपोज अगर हम n इज इक्वल टू 25 लेते हैं तो इसका मतलब टोटल रो कितनी लग गई 25 लग गई, बात समझिएगा, टोटल रो कितनी लग गई 25, ठीक है। और आपसे पूछा और भी कुछ है, और भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, हाँ, हाउ मेनी रोज आर T100 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स इन द रो, मतलब पूछा है कि रो में कितने लॉक्स हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन, आई थिंक कुछ मैं गलत लिख दिया हूँ क्या, जी हाँ, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ हाउ मेनी लॉक्स, क्योंकि लॉक्स तो हमें पता है कितना है 200, लेकिन टॉप रो क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ठीक है, यहाँ पे टॉप रो मतलब जो सबसे ऊपर की रो है उसमें कितने लॉक्स हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पहला ये था कि नीचे आपके कितना लॉक्स रखे हैं तो 20 और उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे करके तो पूछा कितनी रो लगेंगी अगर जो 200 लॉक्स रखना है। तो पहले तो हम निकाल लिए कि या तो 25 होगा या तो 16। अब आपसे क्या पूछा है कि ये बताओ कि जो सबसे ऊपर की रो रहेगी उसमें कितने लॉक्स रखे रहे होंगे, ठीक है ना, हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप रो। तो मान लिया हम लोगों ने 25 रो है, तो 25 रो है तो सबसे टॉप की रो क्या रही होगी 25 रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट, एकदम लास्ट की ऊपर की रो रही होगी वो 25, मतलब an की वैल्यू कितनी रही होगी 25। तो उस हिसाब से फार्मूला अगर हम लगाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या 25। अच्छा, और तुमसे क्या पूछा है हाउ मेनी लॉक्स इन द रो, मतलब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें तो समझ में आ जाएगा कि टॉप की रो में कितने लॉक्स रहेंगे, बोटे रहेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है तो सर -1 है, इज इक्वल टू 25। मामला क्लियर? अच्छा, अब सॉल्व करो। 20, मैं चेंज कर दूँ मार्कर, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इधर उधर ट्रांसफर कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो -5 और प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आए n, तो n की वैल्यू आ गई -4। अब बताओ भैया, कभी -4 भी लॉग हो सकता है, मतलब अब देखो टॉप की रो में जो तुम्हारा लॉग्स आया वो कितना आ रहा है -4, बोलो -4 आ रहा है ना, और -4 कभी हो सकता है
भाई ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं कि एकदम लास्ट की जो रो है उसमें कुल कितने हैं 25। अगर हम मान रहे हैं, मानते हैं कि 25 जो है हमारे लॉक्स हैं एकदम लास्ट की रो में, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि अगर जो लास्ट की रो में 25 है तो हम अगर नंबर ऑफ लॉक्स निकाल रहे हैं एकदम टॉप की रो में तो वो कितना आ रहा है -4, तो -4 तो हो नहीं सकता। तो हो क्या सकता है? अगर हम इफ n इज इक्वल टू लेते हैं क्या 16, अगर 16 लेते हैं मतलब एकदम लास्ट nवा जो टर्म है, टोटल कितने हैं 16। अगर 16 रो है तो लास्ट की रो में कितने रहे होंगे 16, अगर मानते हैं, ठीक है ना। नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि टोटल जो रो है वो 16 है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से निकालें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। मामला क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से समझो, a की वैल्यू कितनी हो गई 20 प्लस n माइनस 1, पता नहीं है n, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 16। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -n प्लस 1, देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो n को उधर भेज दो, तो 20 और 21 हो गया और -16 हो गया, और n को उधर भेज दो तो 16 5 21, कितना आ गया n की वैल्यू 5 आ गई। मतलब जो एकदम लास्ट की टॉप की रो रहेगी उसमें कितने लॉक्स रहेंगे 5 लॉक्स रहेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि जो लास्ट की रो है उसमें -4 आ रहे हैं लॉक्स, -4 हो ही नहीं सकते, इस वजह से ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। और जो टॉप की रो है उसमें जो कितने लॉक्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा, काफ़ी ढंग का क्वेश्चन था ये। जैसे होता है ना कि बीच में एक तो लाइट आ जा रही है तो थोड़ा सा आप ब्राइटनेस की भी प्रॉब्लम झेल रहे होंगे मेरे साथ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मुझे अभी। मुझे खुद लग रहा है कि मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा था उस तरह समझा नहीं पाया हूँ। बहरहाल मैं कोशिश किया हूँ, तो अगर कहीं कोई डाउट रह गया कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ डाउट क्लियर करूँ, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ मैं बता दूँगा। बहरहाल यही क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, कुछ करना नहीं था। स्टार्टिंग से अंत तक मैंने समझाया। ये या तो रो, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो रो में जो होंगे 25 ब्लॉक्स होंगे या तो 16 होंगे। अगर हम 25 माने, अगर हम 25 मान लिए कि 25 ऐसे करके लॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, तो लास्ट के जो माना मैंने कि लास्ट वाला जो रहा होगा वो 25वां टर्म रहा होगा। देखो ऐसे समझो और अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। देखो माना पहले में कितने थे 20, फिर क्या रहा 18, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे डैश 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 चला गया। ऐसे ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, ऐसे ही लास्ट में ये जो आया वो 25th आया। अब 25th में पहले में तो 20 थे, दूसरे में 18 थे, इसमें कितने होंगे ये हमें नहीं पता है ना, लेकिन हाँ an की वैल्यू तो हमें पता है ना, यही तो an होता है। an का मतलब क्या, nवां टर्म, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पे हमारा हो गया 25, तो वहाँ से हम जब n की वैल्यू निकाले तो हमारा -4 आया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। और जब हम 16 माने, मतलब कि 16 मान लिए कि 16 है टोटल, ठीक है ना, मतलब 16 टर्म है ये, तो 16 के हिसाब से n की वैल्यू 5, मतलब जो आपके टॉप की रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे 5। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट करते हैं और फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो था एक्सरसाइज 5.3 का, उसको मैं स्किप किया हूँ। रीज़न ये था कि पहली बात उस क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो इतनी लंबी थी, अगर मैं लिखता तो शायद पूरा बोर्ड भर जाता और मुझे सोल्यूशन कहाँ कराना है यही मैं नहीं समझ पा रहा था। तो इस वजह से अभी मैं क्वेश्चन वो स्किप किया हूँ। और हाँ, स्किप करने का एक रीज़न और भी है, क्योंकि बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ना के बराबर चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा। इस वजह से अभी मैं क्वेश्चन उसको स्किप किया हूँ। अगर आपको लगता है नहीं सर इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 वो इंपॉर्टेंट हमारे स्कूल में बताया गया, या फिर कहीं से आपको लगा कि वो इंपॉर्टेंट है आप मुझे बता दीजिए, या फिर ऐसे ही आप जानना चाहते हैं कि नहीं आप लगवाइए, तो मैं ज़रूर लगवाऊंगा। उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं अच्छे से एक साइड में लिख दूंगा और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। बहरहाल प्रेजेंट टाइम में मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिमांड करेंगे कमेंट में कि सर बताइए तो मैं बता दूंगा। चलिए एक्सरसाइज 5.4 की बात करते हैं। अगर जो 5.4 की बात करें तो 5.4 जो है वो काफ़ी
मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आए हैं एक दो बार का कई बार आए हैं, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 121,117 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब देखो ये सीरीज जो है वो घट रही है ना, जैसे अगर हम सीरीज की बात करें 5 4 3 2 1, फिर क्या होगा 0, फिर -1। तो देखो फर्स्ट निगेटिव टर्म इस सीरीज का क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां जो टर्म है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, अब वो है क्या -1। तो पूछ रहा है अगर ये सीरीज चलेगी तो उस हिसाब से फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे हम an की वैल्यू निकालते हैं क्या होती है, a + n-1 इंटू डी होती है, सिंपल है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो an तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, an हमें नहीं पता है, हाँ नहीं पता है, फर्स्ट निगेटिव टर्म नहीं पता है, ओके। ए की वैल्यू क्या है 121 प्लस n-1, और डी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ 117 माइनस 121, 7 4 11 -4, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से समझो, अगर किसी सीरीज का फर्स्ट मतलब निगेटिव होगा टर्म, तो इसका मतलब क्या होगा, an जो होगा वो लेस देन होगा किससे, 0 से, होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझो। मतलब भाई अगर जो ये an जो है, मान लिया वो फर्स्ट निगेटिव टर्म हमारा an है, ठीक, अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म an है तो वो, और फर्स्ट निगेटिव टर्म an है मान लिया मैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा ना, तब तो निगेटिव होगा, बस यही काम इसमें था। तो an फॉर, यहाँ पे लिख देंगे आप, फॉर फर्स्ट निगेटिव टर्म an की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों 0 होनी चाहिए, क्यों हमने an मान लिया वही फर्स्ट निगेटिव टर्म है, अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी, से कम होगी, तो इस वजह से ये हो गया। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो an है, यही तो an है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 2n 1 और -4n और प्लस में 4, तो ये सिंपल कितना हो गया 125, ओके, माइनस में 4n। अब ये वैल्यू क्या है, यही तो an है, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पुट कर दो 125, ये माइनस है, -4n लेस देन 0, अब -4n उधर भेज दो, तो 125 लेस देन 4n। तो यहाँ n की जो वैल्यू आई, अगर आप ध्यान से देखिए 125 डिवाइड बाई 4n, तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 3 12 1 और 4 2 8, ठीक है। मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 31.2 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 31.2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे मैंने सॉल्व किया उसको पॉइंट में, और करोगे तो 31.25 आए, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो 31.2 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो टर्म होगा, पहला निगेटिव टर्म होगा, वो 31 टर्म से बड़ा होगा। तो कौन सा होगा, 31.25 का मतलब क्या, 32, मतलब पैसे जस्ट देखिए जो पॉइंट में मिल जाए उससे एक आगे का जो टर्म होगा वही फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, सो फर्स्ट निगेटिव टर्म इज इक्वल टू क्या, इनकी वैल्यू 31.25 से बड़ी, मतलब क्या 32। तो जो 32वां पद होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा। तो कुछ है नहीं, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करिए। an को मान लीजिए फर्स्ट निगेटिव टर्म, उसकी वैल्यू लेस देन 0 कर लीजिए, n की वैल्यू ग्रेटर के फॉर्म में निकाल दीजिए ऐसे। अच्छा यहाँ पे मान लो 32.5 आया होता तो पहला निगेटिव टर्म क्या हो जाता, 33। 34.5 आया होता तो पहला निगेटिव टर्म क्या हो जाता, 35, क्योंकि 31 तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू लेस देन मतलब उससे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो 31 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, क्योंकि बड़ी होनी चाहिए, तो 32 हो गया, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आसान है, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज आसान है। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ 3rd and 17th टर्म, किसकी बात किया है, टर्म की, तो a3 प्लस a, अच्छा 17th है या 7 है ये भी देख लो मुझे पता था, रात हो गई है ना, तो 7th टर्म है, तो a3 और a7, हाँ ठीक है, a7 a6 कितनी वैल्यू है, सब कितना है 6,
और इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट कितना है 8, तो क्या हो जाएगा A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। क्या पूछा है? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब किसकी वैल्यू? S16 की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो A और D सर दे दीजिए, बस सिंपल हम निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि भाई S16 का मतलब क्या? 16/2 2A प्लस n-1 का मतलब 15D। A और D दे दीजिए, बस काम हो जाएगा हमारा। तो बस उसके लिए दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन से आप A और D की वैल्यू निकाल लीजिए, यही तो है। चलो देखते हैं कैसे होगा। हमें A चाहिए और D चाहिए, ठीक है। और देखो 3rd और 7 का टर्म 6 था तो ये कर दिया, और इनका प्रोडक्ट जो था वो कितना था? 8 था, तो ये कर दिया। ठीक, अच्छा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? an का फार्मूला लगाओ तो a प्लस 2d, इसको a प्लस 6d इज इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो 2a, भाई a कितना हो गया? 2a, और 6 2 8d इज इक्वल टू 6। ये कितना हो जाएगा? 2 से कट कर दो 4d, और ये कितना हो गया? 3। यहाँ तक मामला क्लियर है। एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी यहाँ से मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 2d, और यहाँ से a प्लस में 6d इज इक्वल टू कितना? 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब क्या करें? अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ये। चलो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d हो गया, यहाँ उठा के पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? बताओ। a की जगह पे 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4d प्लस में 2d। गॉट इट? यहाँ से 3 माइनस 4d, क्योंकि a तो सेम ही है, और प्लस में 6d इज इक्वल टू 8। कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना? माइनस 2d। ओके, और 3 यहाँ से कितना? माइनस 4 प्लस 2, सही है। और ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 प्लस में 2d इज इक्वल टू 8। ओके, अच्छा। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस हिसाब से 3 स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 9, ये 9 हो जाएगा, और उधर जाके 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -1, तो माइनस में 4d स्क्वायर, और उसको भेजोगे तो कितना हो जाएगा? इधर देखो, तो 8 माइनस 9 मतलब -1, कट गया ये। बोलो अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4, और d स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो उस हिसाब से d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। प्लस माइनस का भी टेंशन मत लीजिए, अभी प्लस लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/2। अच्छा, d मिल गया तो यहाँ से a निकाल लो, यहाँ पुट कर दो उठा के, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, कट गया, कितना आया? 3 माइनस 2, a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, बस उठा के पुट करो, सीधा सीधा हमें पुट कर देना है किसमें? S16 में। ठीक है, S16 में उठा के पुट कर देंगे। अच्छा देखिए, ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में जब ये स्क्वायर रूट निकलेगा तो एक्चुअल में प्लस माइनस 1/2 देगा। मैं अभी प्लस लेके चल रहा हूँ, तो देखो अगर जो देखो जब हम प्लस लिए d की वैल्यू, तो a की वैल्यू ये आ गई। देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इफ़ d इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो हमको क्या मिल रहा है? a जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा। इफ़ अगर हम d की वैल्यू माइनस ले रहे हैं, d की वैल्यू -1/2, तो a क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a जो तुम्हारा मिलेगा, a इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 4 और माइनस में 1/2। ओके, तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो 3 2 5, मतलब a की वैल्यू तब कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक, समझ में आ गया ना भाई? -2 + 1 + 2 3 2 5। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास d की ये एक वैल्यू है, a की ये एक वैल्यू है, ठीक है, और d की ये एक वैल्यू है और a की ये एक वैल्यू है। ठीक, तो अब देखो उस हिसाब से हमारे पास x16 की कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी। कैसे? देखो एक बार जब इसका यूज करेंगे x16 निकालने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16/2 मतलब 8
ओके 2a, तो देखो 2a मतलब 2 इंटू, अभी पहले इसकी वाली वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू ए 2 हो गया, प्लस 15 d की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल 8 और 2 प्लस 2 7 14 2 5 10, एक तो ये आ जाएगा x16 की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब 8 इंटू सिंपल 9.5 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 8 9 72, 4 76, मतलब 76 आ जाएगा। और इस हिसाब से अगर जो हम लोग निकालें तो यहाँ यहीं पे तो पुट करोगे, तो x16 कितना आ जाएगा, दो वैल्यू आएगी d की वजह से, देखो कितना है 16/2 मतलब 8 और 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 15d, तो d की वैल्यू कितनी है -1/2, तो 15 -1/2, सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। तो 2a, a की वैल्यू यहाँ 1 थी और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जस्ट अ मिनट, 5 है, ठीक, 8 5 दूना 10 हो गया, और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, 2 7 14 5, 7.5 हो गया, ठीक है। और तो ये 8, इसको माइनस कर दो तो 0.5, 8 कितना हो जाएगा 2.5 होगा ना भाई, 10 - 7.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 0 4 8 2 16 4 20, ठीक है, कितना आ गया 20, मतलब S16 की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू, एक 76 और एक 20। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, आप सिंपल समझ सकते हैं, दो इक्वेशन दी हुई थी, दोनों को मैंने सिंपली सॉल्व किया और यहाँ से x16 हमें निकालना था, एक बार ये ले लिया, एक बार ये लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, जो अभी जस्ट मैंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न बस यही है कि आगे दो क्वेश्चन केवल और बचे हुए हैं और दोनों क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मान के चलिए कि आपके बोर्ड में ना के बराबर आने के चांस हैं। फिर मैं अपनी बात को वही रिपीट करूँगा, अगर आपको लगता है, देखिए टोटल मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ पूरे AP में, कितने 3 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को भी आप बता दीजिए, तो आप सिंपल एक कमेंट करेंगे, सर प्लीज़ सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और उसमें इन 3 क्वेश्चन को ले लूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि मैं वीडियो बगल में क्या करूँगा, उसको वीडियो थोड़ा एडिट करूँगा, क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ आ जाएगा, तो अच्छे से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे हमारी AP पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म होती है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हाँ, मान सकता हूँ कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, बट उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि आप जितनी बार चाहें आप वीडियो को मतलब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बात आती सर कैसे पूछ सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर तक आपको दे दिया है, अब मैं क्या करूँ। आप सिंपल व्हाट्सअप करिए, अगर ना समझ में आए तो वहाँ पे मैं वीडियो कॉल से मतलब समझा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। बहरहाल चलिए ख़त्म होता है यहाँ पे हमारी वीडियो। हर एक अब एक काम करना है आपको, आप तो वीडियो लास्ट तक देखे ही होंगे, आपकी कोई फ्रेंड है या जो कुछ भी है, आप सिंपल प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सारे तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल माई नेक्स्ट वीडियो।